थैंक यू। भारत माता की, एक बार फिर, भारत माता की। थैंक यू सो मच। कविता मैडम, देख पा रहे हैं आप मुझे? लिटरली ऐसा लगता है पूरा भारत इकट्ठा हो गया है। बहुत मजा आती है मुझे भी आपके साथ में, बहुत मजा आती है। मैं सिर्फ एक चीज, मेरे आप लोगों के ये जो चिल्लाना है, एवरेस्ट से भी एकदम जोश आता है। और थैंक यू। आपको बताऊं, आप लोग अगर ऐसे बकअप करें ना मुझे, तो शायद एवरेस्ट से ऊपर भी कोई और पहाड़ होता, वो भी मैं चढ़ जाती। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, आज जो ये पूरा परिवार बैठा, जो हमारे सपने देखने वाले बैठे, जो हमारे ड्रीमर्स बैठे हुए हैं, आपको मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है वहां पर बैठकर सुनना और यहाँ से खड़े होकर बोलना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन वहां पर जो सुनते हैं, सबसे बड़े तालियों के पात्र तो आप लोग हैं, क्योंकि किसी को इतनी देर तक सुनना सबसे बड़ी बात होती है। तो एक बार दोस्तों आपके लिए ताली बजाते हैं। थैंक यू। ओके, आप सब एक अचीवर हैं, इसलिए यहां पे हैं। आपने कुछ अचीव किया है, यहां पर हैं, इसलिए एक अच्छी रूट से जुड़े हुए, इसलिए यहां पे हैं। एक शायद कहते हैं बिजनेस से जुड़े हुए हैं, शायद आप यहां पे हैं। मैं नहीं जुड़ी, मैं तो एक माउंटेनियर और एक प्लेयर हूं। शायद जानते हो, आप नहीं जानते हो मुझे। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी के कुछ पल आपके साथ शेयर करूंगी। शायद सुना हो, नहीं सुना हो। जिंदगी के जो मेरे एक्सपीरियंस है, जो मैंने जिंदगी में झेला है, सिर्फ वो चीजें मैं आपको बताना चाहती हूं। लेकिन उसके बाद भी परिस्थितियां ऐसी थी कि आदमी रुक जाता है, छोड़ देता है। आपके जीवन में भी आता होगा ना। मैं रुकी ना, पीछे मुड़कर देखा, आगे बढ़ती चली गई। दो 2011 में, शायद मैं आपको बताना शुरू करूं अगर, 2011 में मुझे चलती ट्रेन से कुछ बदमाशों ने उठाकर बाहर फेंक दिया था, सिर्फ एक सोने की चैन के लिए। मेरे गले में एक सोने की चैन थी, कुछ जॉब इंटरव्यू था और लखनऊ से मैं दिल्ली आ रही थी, कुछ मेरा जॉब इंटरव्यू था। कुछ लोगों ने ट्रेन कंपार्टमेंट के अंदर लूटपाट शुरू किया। किसी ने मना नहीं किया। जब मैंने मना, क्योंकि मैं वॉलीबॉल के 7 टाइम नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ। थैंक यू। तो वो 4-5 थे और कंपार्टमेंट के अंदर लूटपाट शुरू किया। किसी ने मना नहीं किया। जब मैंने मना किया, वो 4-5 लोग थे और मुझे ऐसे उठाया है, उठाकर चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आ रही थी। मैं कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं, दोनों ट्रेन इतने करीब से चल रही थी कि जब मुझे बाहर फेंका है उन लोगों ने, मैं दूसरी ट्रेन से पिंग पोंग होकर टकराई हूं और फिर मैं नीचे गिरी हूं। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये दुर्घटना होने वाली है, या फिर ये चीज होने वाली है, या तो इतना भीषण एक्सीडेंट होने वाला है। मैंने जब हाथ रख के उठने की कोशिश की तो मैं उठ के खड़ी नहीं हो पा रही थी। मुझे लगा कि क्यों मैं उठ के नहीं खड़ी हो पा रही हूँ। थोड़ी देर बाद जब दोनों ट्रेनें निकल गई, मैंने हाथ रख के फिर कोशिश किया, मैं नहीं उठ पा रही हूँ। और थाई को जब उठा करके मैंने ऐसे देखा है, मेरा पैर कट के जीन्स में हैंग हो रहा था। दूसरे पैर की हड्डियां, मेरे राइट लेग की हड्डियां टूट के जीन्स के बाहर आ गई थी। इस पैर की हड्डियां थाई से ही जीन्स से और नी से एंकल तक टूट के बाहर आ गई थी। मेरा एल्बोज ये सब टूट चुका था। फिर भी मेरा ब्रेन कॉन्शियस पूरी तरीके से काम कर रहा था। मैं उसी रेलवे ट्रैक पे, उस दर्द को शायद मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा।
पूरी रात मैं उस ट्रैक पे, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ट्रैक पे, आपने देखा होगा, उस पत्थर को पेट के बल में लेट गई हूँ। उन पत्थरों को हाथ में लेकर के उस दर्द को बस पत्थर पे निकालने की कोशिश कर रही थी, इस उम्मीद के साथ में कि कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे बचा ले। इतना ही नहीं, ट्रेन इतने करीब से मेरे निकलती थी, और ट्रेनें जब निकलती थी तो लोग टॉयलेट करते तो मेरे साइड में पड़ता था, मेरे साइड में से पड़ता। मेरे दोनों एल्बो टूटे हुए थे कि मैं अपना ऐसे साफ कर लूँ, मैं साफ भी नहीं कर पा रही थी। पूरी रात मैं उसी ट्रैक पे थी। इतना ही नहीं, चूहे होते हैं ट्रैक पे, मेरे ऊपर घूम रहे थे। जब मैं, मुझे दिखाई देना बंद हो चुका था, मूव नहीं कर पा रही थी, मेरे ऊपर चूहे घूम रहे थे और मैं बेबस लाचार इस उम्मीद के साथ में कि कोई मुझे बचा ले। पूरी रात मैं उसी ट्रैक पे थी। सुबह हुआ, गांव वालों ने मुझे देखा, उठा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली, उत्तर प्रदेश ले जाके मुझे एडमिट किया। वहाँ के CMS, फार्मासिस्ट, डॉक्टर बेड पे मुझे ऐसे रख दिया गया और आपस में बातें कर रहे, हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, ऑक्सीजन, इसका इलाज शुरू करें तो कहाँ से शुरू करें। मैं देख नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे सुनाई सब कुछ। मेरा ब्रेन कॉन्शियस तब भी काम कर रहा था। उतनी देर में मैंने सिर्फ एक बार बोला है, उतनी देर तक मैं रेलवे ट्रैक पे थी। अभी तो उस दर्द को बर्दाश्त किया, अभी तो आप मेरे अच्छी के लिए मेरे पैर काटेंगे, बिना एनेस्थीसिया काट दीजिए। बहुत कम सुनने को मिलता है कि डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट अपना ब्लड देके किसी पेशेंट को बचाए, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। उन्होंने अपना एक यूनिट ब्लड दिया। उन्होंने अपना, फार्मासिस्ट वहाँ के मिस्टर VC यादव, बरेली, उत्तर प्रदेश, उन्होंने अपना एक यूनिट मुझे ब्लड दिया और मेरा पैर बिना एनेस्थीसिया काट दिया गया था। बिना एनेस्थीसिया मेरा पैर काट के, मैं शायद उसको भी, शायद आपको नहीं ब्रीफ कर सकती, बता नहीं सकती कि उस असहनीय पेन को, असहनीय दर्द को शायद मैं नहीं बता पाऊंगी। खैर, जब बात मीडिया में आई कि अरुणिमा नेशनल प्लेयर है, तो मुझे ट्रीटमेंट अच्छा मिलना शुरू हुआ। वहाँ से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, फिर वहाँ से मुझे एम्स ट्रॉमा सेंटर न्यू दिल्ली शिफ्ट किया। अभी तक क्या था, एम्स में थी, अभी तक क्या था, किसी के साथ भी इस तरीके की दुर्घटना होती है, वो हॉस्पिटल पहुँचता है और ठीक होता, अपने जीवन के आगे के बारे में सोचता है। यकीन मानिए, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रगल एम्स से शुरू हुआ है। मैं एम्स में थी और 20 से 25 दिन बाद जब डॉक्टरों ने बुलेटिन जारी किया है कि अरुणिमा ठीक है, बातचीत कर सकती है, उसका एक पैर तो कट चुका है, दूसरा पैर रॉड डाल दिया, वो ठीक हो जाएगा, एक पैर को उन्होंने बचा लिया था। तो मुझे कुछ और नहीं था। जब मैं थोड़ा ठीक हुई तो मैं टीवी और न्यूज़पेपर देखना शुरू की, हो क्या रहा है। फ्रंट पेज हेडलाइन थी, पेपर जब आया, फ्रंट पेज हेडलाइन थी, उसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, टीटी आने पर अरुणिमा ट्रेन से कूद गई। इतना ही नहीं, जस्ट दूसरे दिन जब मैंने पेपर देखा तो उसमें यह था कि अरुणिमा सुसाइड के लिए गई थी। कैन यू इमेजिन, जिस इंसान का शरीर का एक अंग कट चुका हो, पूरी जिंदगी का पता नहीं है व्हील चेयर, बैसाखी या बेड से उठ भी पाएगा कि नहीं। मैं बेड से उठ नहीं पाती थी क्योंकि मेरे स्पाइन में 3-4 फ्रैक्चर थे, मैं उठ ही नहीं पाती थी, मोशन वगैरह सब कुछ पॉट पे। मैं ये सिर्फ इसलिए बताना चाहती हूँ कि एक इंसान की, मैं मध्यम वर्गीय फैमिली से हूँ, एकदम एक मिडिल क्लास फैमिली का, परिवार का बच्चा, और उसके शरीर का, सबसे पहली बात कि वो लड़की है और बेड पे है। इतना भीषण एक्सीडेंट, उसके साथ सहानुभूति की बजाय सारी आलोचनाएं मेरे खिलाफ थी कि अरुणिमा सुसाइड के लिए गई थी, टिकट नहीं था, टीटी आने पर कूद गई। उसकी मनोदशा क्या होगी या फिर उसके परिवार की मनोदशा क्या होगी, आप ये सोच सकते हैं। मेरा परिवार मुझसे छुप के बाहर रोता था कि अब क्या होगा। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं नहीं रोई, मैं भी बहुत रोई हूं, लेकिन वो एक पल था। दूसरे पल जब लगा कि कुछ नहीं होने वाला, ऐसे मैंने अपनी बातें चिल्ला चिल्ला करके, मैं कॉमनवेल्थ वार्ड है एक एम्स में, मैं उस दिल्ली में, उस वार्ड में मैं एडमिट थी अकेली, बेड में छुपा छुपा के मैं फेस को ऐसे रोई हूं मैं कि पैर कट गया, अब क्या करेंगे। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि कुछ नहीं होना, मैंने बोला, मैंने अपनी बातें चिल्ला चिल्ला करके कहने की कोशिश की, लेकिन शायद बहुत बड़े लेवल की बातें हो रही थी, मेरी बातें उनके तक पहुंच ही नहीं पाती थी। तब मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, और बोला बेड से। इन सब में से यहाँ पर जितने लोग हैं, आज आपका दिन है, जितना चाहो बोल लो, कल मेरा दिन आने वाला, मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं क्या हूं।
और हॉस्पिटल, थैंक यू, और हॉस्पिटल के बेड से मैंने डिसाइड किया लाइफ का सबसे टफ गेम माउंटेनिंग। जब लोग सोचते ही नहीं हैं माउंटेन के बारे में, उस समय जब मैंने माउंटेन का अपना डिसीजन लिया है, होता क्या है जब लीक से हटकर कोई गोल आप बनाते हैं, शायद आपके साथ भी होता होगा, जब लीक से हटकर आप कोई गोल बनाते हैं तो आपके आसपास के लोग सिर्फ दो काम करते हैं, या तो आपको अपने बराबर खींच के लाके खड़ा करते हैं, या फिर सामने से बोलना शुरू करते, पागल है ये तो, इसके पास तो दिमाग ही नहीं है। यकीन मानिए जब मैं ट्रेनिंग में थी या फिर जब मैं हॉस्पिटल के बेड में थी, जब मैंने ये डिसीजन लिया था, जब मैंने तय किया था कि मुझे माउंटेनिंग करना है, लोग मुझे पागल और सनकी मुझे बोलते थे। आज की डेट में जो मुझे पागल और सनकी लोग मुझे बोलते, मुझे बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि मुझे पागलपन का मतलब समझ में आ गया है। आप समझ लीजिए, जिस दिन आपके गोल के प्रति लोग आपको पागल बोलना शुरू कर दे, उसी दिन आप समझ लीजिए आपका गोल आपके बहुत करीब है। कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। मैं हूं पागल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हूं पागल। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब जब जिस पर ये समाज हंसा है, उसी ने एक इतिहास भी रचा, वो भी एक इतिहास है। इतिहास उठाकर आप देख सकते हैं, एक पागल ही इतिहास रचता है, जिसको लोग स्टार्टिंग में पागल और सनकी बोलते हैं, बाद में धीरे से उसके साथ लग लेते हैं। ये तय है। खैर, जब मैंने लीग से हटकर गोल बनाते तो क्योंकि उनकी सोच ही नहीं उस लेवल की होती है, कभी सोचा ही नहीं होता उन्होंने। हॉस्पिटल से निकलते लोग क्या सोचते, घर जाना, अपने माता पिता, फैमिली, परिवार, नौकरी, ये सब। मैंने कुछ नहीं सोचा, मेरे दिमाग में सिर्फ दो चीजें थी, एक तो एवरेस्ट सबमिट कैसे करना, और जिन जिन लोगों ने मेरी आलोचना की है उनका जवाब कैसे देना। सिर्फ दो चीजें मेरे दिमाग में थी। और इसलिए मैंने हॉस्पिटल से निकलते ही, वो पल ऐसा था, मैं आपको साथ शेयर करूं अगर, तो जब मैं हॉस्पिटल से निकली हूं, मैंने बोला कि मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए, मैं ठीक हूं। अब डॉक्टर से बोला मुझे अभी ठीक हूं मैं। बाहर जब गई तो मेरा राइट में स्टिचेस लगे थे, पूरा थाई टू नी एंड नी टू एंकल स्टिचेस थे, मेटल वाले। और लेफ्ट मेरा आर्टिफिशियल है पूरा। लेफ्ट जब मैं बॉडी का वेट में अपने आर्टिफिशियल पैर पे ऐसे लेती थी, तो मेरे स्टम्प से मेरा जो कटा हुआ पैर है उससे ब्लड निकलने लगता था। एकदम नया था घाव, ब्लड निकलता था। मैं जब रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली गई तो लोग मुझे अजूबे की नज़र से देखते थे कि ये क्या, क्योंकि उनकी नज़र में पहली बार था, कभी देखा ही नहीं था। जब मैं कंपार्टमेंट के अंदर गई, मैं इतना वीवीआईपी नहीं थी कि मैं कंपार्टमेंट के अंदर जब गई तो वेटिंग टिकट था। मैं इतना वीवीआईपी नहीं थी कि एक फ़ोन करती और मेरा फ़ोन जाते ही मेरा जो वेटिंग टिकट था वो कंफर्म हो जाता। ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, मेरे पास था ही नहीं इतना। मैं कंपार्टमेंट से बाहर निकली हूँ, कंपार्टमेंट ट्रेन में ही एक लास्ट कंपार्टमेंट होता है, हैंडीकैप कंपार्टमेंट। ठीक है, अभी नया नया विकलांग हो गए थे, ठीक है, मैंने सोचा चलते हैं, अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं। जिंदगी जो थी वो तो थी, अब उसको आगे जो है उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलते हैं आपके ऊपर है, सिर्फ आपके ऊपर है। मैं लास्ट कंपार्टमेंट में गई हूँ, अंदर जब ट्रेन के अंदर कंपार्टमेंट के अंदर गई तो कोई भाई साहब थे सज्जन, उन्होंने बोला सर्टिफिकेट्स। मेरे पास, मैं तो नई विकलांग हुई थी, मेरे पास कहाँ सर्टिफिकेट था, तो सर्टिफिकेट तो था नहीं। मैंने पैर ही खोला और खोल के पकड़ा दिया, बोला इससे बड़ा सर्टिफिकेट तो कुछ हो ही नहीं सकता। और पूरी रात सीट में ऊपर की, मुझे किसी तरीके से ऊपर की पूरी सीट, पहले दिन मैं ऊपर की बर्थ में चढ़ी और चढ़ के ऊपर की पूरी सीट मुझे मिली, चादर तान के रोते रोते, सीट में से मुंह छुपा के रोते रोते मैं सो गई। और सुबह मैं झारखंड जमशेदपुर में थी। बछेंद्री मैम, आप सब जानते होंगे बछेंद्री पाल मैडम को, सभी जानते होंगे, अपने चैप्टर में पढ़ा होगा सबने। फर्स्ट टाइम जब मैं मैडम के ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मेरे पैरों से ब्लड निकल रहा था, वो बाहर आई, उन्होंने बोला अरुणिमा क्या है इतना जल्दी। जब मैंने अपना प्रपोजल बताया कि मैम मुझे माउंटेनिंग करना है, एवरेस्ट के लिए ट्राई कर रहा हूँ, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला अरुणिमा तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा, तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट पता कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए है। लेकिन फिर भी
मेरे पास कम से कम रोज 10-15 लोग आते हैं और शाम तक वापस चले जाते हैं। क्या गोल तो लोग बनाते हैं लेकिन शाम तक खत्म हो जाता है। उन्होंने बोला अरुणिमा तू देखते कि तू कितनी देर तक माउंटेन में रुकती है और अपने आप को प्रूफ कर माउंटेन में। वाकई में कहने और करने में दोनों में बहुत फर्क होता है। जब मैं माउंटेन पहुंची हूँ, ये रोड है, ये बेस कैंप, जो नॉर्मल लोग होते थे 2 से 3 मिनट में भाग के बेस कैंप नीचे पहुंच जाते थे। ये रोड है बेस कैंप, 2 से 3 मिनट में भाग के बेस कैंप पहुंचते थे। मुझे 3-3, 4-4 घंटे लगते थे बेस कैंप पहुंचने में। मैं बॉडी का वेट अपने पैरों पे नहीं ले सकती क्योंकि मेरी राइट लेग की हड्डियां जुड़ी नहीं थी, लेफ्ट मेरा आर्टिफिशियल था जिसके स्टंप अभी सही तरीके से ठीक नहीं हुआ था और मैं बिल्कुल बॉडी का वेट ले ही नहीं पाती थी अपने पैरों पर। माउंटेनिंग लोग यही, वहां पर भी यही लोग कि क्यों फर्स्ट टाइम में एक छोटा सा आप नया शूज डालते हो, आपके पैर में ब्लिस्टर अगर होता है तो आपको कितना पेन होता है। आप उससे सिर्फ सोच सकते हैं कि उस ब्लिस्टर से आपको कितना पेन होता था। मैं लगातार उस पैर को पहन के चलती थी, हड्डियां जुड़ी नहीं थी, फिर भी मैं जाती। एक छोटा पीक करीब 14,000 फीट का जाती, बीच रास्ते से मुझे कहकर वापस कर लिया जाता कि अरुणिमा तू फिट नहीं है या फिर तेरा पैर ठीक नहीं है, पैरों से ब्लड आना शुरू, तू नहीं हो सकता तेरे से। मैं बीच से वापस आ जाती थी। हर बार ये सोचती थी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मेरा दावा खुद से, किसी और से कहने की जरूरत कभी नहीं किसी और से कहा, मैंने खुद से बोलती थी कोई बात नहीं, एक पल ऐसा आएगा कि जो सबसे यहाँ पे, क्योंकि हर 10 दिन के बाद चेहरे नए हो जाते, 10 दिन के बाद लोग बदल जाते थे। मैंने जब से एवरेस्ट के बारे में सोचा है और जब तक एवरेस्ट सबमिट नहीं कर लिया, मैं माउंटेन से नीचे नहीं उतरी हूँ। इस हद तक पागलपन होता है। और उस 14,000 फीट पीक का मैं जाती, वापस आती, नहीं सबमिट होता और आने वाले 8 महीने बाद पूरा का पूरा 30-35 केजी का वेट उठाकर बेस कैंप से सब साथ निकलते। बीच में मुझे जैसे ही मौका मिलता मैं उनको लीड दे करके उस सूर्या टॉप पीक पर पहुंच के सबमिट करके वापस आ जाती थी। 8 महीने बाद प्रैक्टिस कितना जरूरी है आपके जीवन में, ये यहाँ पे ये चीज़ें बताती हैं। खैर, मेरी इस जर्नी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही था, लोगों को समझा पाना। मैं लोगों को नहीं समझा पाती क्योंकि लोगों के दिमाग में सिर्फ ये रहता कि एडवेंचर मैन गेम, दूसरा ये वुमेन, तीसरा इसके पास पैर नहीं है, नहीं हो सकता। मेरी बातें सुनने से पहले लोग मुझे बता देते थे कि नहीं हो सकता। मैं बहुत समझाने की कोशिश करती कि हो जाएगा, लेकिन लोग मानते ही नहीं। मैं जब सबसे पहले उस पीक के लिए मैं जब फाइनली मुझे पूरा स्पॉन्सरशिप मिला, काठमांडू पहुंची हूँ तो लोकल गाइड को लिया, शेरपा बोलते हैं, शेरपा ने जब मेरे पैर को देखा तो रॉड जैसा मेरा पैर है लेफ्ट, और दूसरे पैर में स्टिचेस के निशान। बोला एक पैर के अंदर रॉड है, दूसरा इसका पैर ही रॉड है, माइनस टेम्परेचर में क्रैक हो जाएगा, ये सबमिट नहीं कर सकती। मैंने और बछेंद्री मैम मुझे सी ऑफ करने के लिए गई, तुम बोला नहीं करेगी, प्रॉपर ट्रेनिंग लिया है उसने। इंडिया से 6 लोग थे, रॉकी एरिया तक सबसे अच्छा, सबसे आगे मैं चली। लेकिन जैसे ही ब्लू और ग्रीन आइस शुरू हुआ, शायद आप में से कोई बेस कैंप किया हो या फिर और भी ट्रैकिंग्स की हो, ये स्लोप रहता था, मैं स्लोप पे पैर रखती, मेरा पैर स्लिप हो जाता। माउंटेनिंग हो या फिर आपकी अपनी जिंदगी का कुछ भी हो, कोई भी टारगेट हो, हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होता है, हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होता है। शेरपा ने मुझसे कहा, मैं जब नहीं आगे स्लोप को क्रॉस कर पे, शेरपा ने मुझसे कहा अरुणिमा तू हट, बाकी सबको जाने दे। मेरे ग्रुप से एक एक करके सबने उस स्लोप को क्रॉस किया और आगे बढ़ गए। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, लेकिन मैंने बचपन में मैं जैसे खेली थी वैसे उसी तरीके से मैं बॉडी का हर पार्ट लगा करके, यानी कि अपना दिल, जिगर, किडनी, लीवर सब लगा दिया और फिर जाके मैंने उस स्लोप को क्रॉस किया है। अब आइस वॉल शुरू हुआ, आइस वॉल शुरू हुआ, उस पर क्लाइंबिंग करनी थी। आपने स्पाइस शू देखा होगा जिसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, क्रैम्पोन में बड़े बड़े, टो पे बड़े बड़े कांटे, बूट के नीचे बड़े बड़े कांटे। ऐसे वॉल पे हम हिट करते हैं, इतना पार्ट घुसता है, उसी पे बॉडी का वेट लेके हम खड़े हो जाते हैं। जब मैं हिट कर रही थी अपने लेफ्ट से, लेफ्ट मेरा आर्टिफिशियल, राइट मेरा रॉड, हिट करती मैं राइट से तो राइट मेरा पूरा ब्लू होके स्वेल हो जाता था ठंड की वजह से और चोट की वजह से। लेफ्ट से हिट करूँ, लेफ्ट मेरा आर्टिफिशियल, कभी कभी परिस्थिति ये होती थी कि हील मेरा टो पे आ जाता था, टो मेरा हील पे आ जाता, पूरा पैर घूम जाता था। कैन यू इमेजिन? मैं उस एल्टीट्यूड, उस टेम्परेचर, उस विंड की बात नहीं कर रही हूँ, उस हाइट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल, आप किसी वॉल पे हैं और आपका पैर पूरी तरीके से घूम चुका है। कैसा लगता है? यही लगता है ना कि सबसे पहले मुझे भाई उतार दो किसी तरीके से, बस इतना दिमाग में आता है। खैर, जब मैं नीचे क्रॉस करके उनके तक पहुंची हूँ, शेरपा ने बोला आ गई, क्रॉस किया और एक ही जगह पे मुझे
5-5 बार हिट करना पड़ता था, वॉल पे होल होता था, तब मैं पैर रख रख के जाती थी। इतना ही नहीं, एवरेस्ट में 4 कैंप लगते हैं। कैंप 3 तक जिसको जाना होता था जाता है, नहीं कैंप 3 से वापस आ जाता। बड़ा मुश्किल पल वो होता है कि जब 3-4 लोग किसी चीज़ को कर रहे हैं और अचानक आपका टीम मेंबर बोले कि मुझसे नहीं होगा और मैं छोड़ के वापस जा रहा हूँ। बड़ा मुश्किल होता है उसको समझाना। आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं मान रहा है। मैं 2 लोग मेरी टीम से वापस जा रहे थे, मैंने उनको समझाने की कोशिश की, उन्होंने बोला तेरा एक पैर नहीं है, दूसरा भी कट जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं चुप थी, चुप होके पीछे हुई और मैंने उनको बोला कि ठीक है तो नीचे जाओ। फिर वो लोग नीचे चले गए। कैंप 3 से कैंप 4 रात को 1 बजे मैंने कैंप 3 से शुरू किया है क्लाइंबिंग। दिन को नेक्स्ट डे कैंप 4 में पहुंची। कैंप 4 पहुंचना भी अपने आप में एक अलग होता है। मैं कैंप 4 पहुंची हूँ, बहुत खुश थी कि एटलीस्ट मैं कैंप 4 में हूँ, जितना भी है बहुत खुश थी। मेरी जगह जगह टेंटेज लगा हुआ था। मेरे बगल वाले टेंट से 4-5 शेरपा किसी को खींच कर टेंट से बाहर निकाल रहे थे। मैं बड़ी उत्सुकता के साथ देख रही थी कि ये क्या है, क्योंकि बॉडी को एक्लिमेटाइज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम टेंट के बाहर रहते हैं। मैं टेंट के बाहर थी ऑक्सीजन लगा के, और जब वो बाहर निकाले जा रहे थे, जब पूरी तरीके से बाहर गए तो देखा एक कनाडियन लड़की, उसकी बॉडी अकड़ गई थी। जिस पोजीशन में वो टेंट के अंदर सोई थी उसी पोजीशन में वो टेंट के अंदर मर चुकी थी। उसकी बॉडी पूरी फ्रीज हो गई थी। इतना ही नहीं, जिस दूसरे टेंट में कोई मेन समिट से सबमिट करके आया था, आते ही टेंट के अंदर सो गया, उसके फेफड़े के अंदर पानी गया और वो भी मर चुका था। अगर आपको ये लग रहा होगा कि मुझे डर नहीं लगा, तो ऐसा कुछ नहीं, मुझे बिल्कुल डर लगा था। ऐसे नीचे 2 डेड बॉडीज टेंट के बाहर रखी हुई थी, वो नॉर्मल थे, मेरा पैर नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। दिमाग में आ रहा तो ये मर गए तो शायद मेरे साथ क्या होगा, मेरे दिमाग में आ रहा था इतना। ये साउथ कोल यानी कि कैंप 4 साउथ कोल, ये मेन समिट, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है करीब 3500 फीट की, और इसका नाम है डेथ जोन एरिया। इसका नाम ही पड़ चुका है डेथ जोन एरिया। मेरे ग्रुप के सारे लोग जा चुके थे क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि रिद्धिमा समिट कर पाएगी। मैं और मेरा शेरपा जब यहाँ से निकले हैं, बड़े माउंटेन्स में हमेशा रात में समिट करते क्योंकि वेदर शांत होता है, स्नोफॉल कम होता, विंड कम होती है। मैं और मेरा शेरपा जैसे ही निकले, थोड़ा अंधेरा हुआ, हेडलाइट जलाने की नौबत आई। हेडलाइट जलाया, जिधर ही हमारी लाइट जा रही थी, जिधर ऐसे सिर कर रहे तो उधर ही डेड बॉडीज नजर आ रही थी। इतना पार्ट बर्फ में है, इतना पार्ट ऊपर, किसी का हाथ किसी का पैर दिख रहा था। जगह जगह करीब 1999 की डेड बॉडीज आज भी वहाँ पर पड़ी। करीब 10-10 लाख का इक्विपमेंट उसकी बॉडी पे वो मर चुका है। इतना ही नहीं, जिस रोप में मैं थी उसी रोप में एक बांग्लादेशी, उनका हाथ हिल रहा था, मुंह से आवाज़ आ रही थी। कितना बड़ा माउंटेनियर, कितना बड़ा दिलेर क्यों ना, उसके हौसले तब टूटने लगते हैं जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है। बार बार दिमाग में सिर्फ इतनी बात आती है कि जिस गोल के लिए मैं जा रही हूँ उसी गोल के लिए इंसान मर रहा और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। जब तक मैं उसके पास पहुँची हूँ, उसकी बॉडी शांत हो चुकी थी, रोप में ऐसे उलट गया था, फेस पूरा ब्लू हो गया था, हुड है, स्नो के छोटे छोटे पार्ट गिर रहे थे, हुड में भर रहा था, और आंखें खुली हैं। मेरा माइंड ब्लैंक हो जाएगा, मैं करूं क्या। शेरपा मेरे पीछे है, मुझे बोल रहा है कि रिद्धिमा वापस चल। वाकई में मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी। सेफ्टी रोप एक कमर से बंधी होती, मैंने खोला है, खोल के उस डेड बॉडी के आगे लगा दिया, और उस डेड बॉडी को लांघते लांघते मैंने सिर्फ इतना बोला, इन सब में से, यहाँ पर जितने लोग हैं इन सब में से अगर सभी ने सबमिट कर लिया है तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है मैं सब के लिए एवरेस्ट सबमिट करूंगी और जिंदा वापस जाऊंगी। थैंक यू। और मैं आज भी शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ आप सबको कि मेरे मन में क्या चल रहा था। मैं लांघ के उस डेड बॉडी को आगे बढ़ गई हूँ। शायद इतना डर गई थी मैं उस समय, आसान नहीं होता किसी की बॉडी लांघना। मेरे लिए सबसे अलग था वो पल ही कुछ अलग था। जब मैं बहुत तेज भागने की कोशिश, मेरे पैर स्लिप हुआ, उस डेड बॉडी पे आके रुक गया। क्या ना इमेजिन, आप सोच सकते हैं कि वो पल क्या होगा। खैर मैं आगे बढ़ी हूँ। साउथ समिट, हिलेरी स्टेप, सब ने पढ़ा होगा शायद हिलेरी स्टेप के बारे में। हिलेरी स्टेप यूं करके पूरा रॉकी एरिया है। ट्रैफिक जाम आपने अपने अपने सिटी में सुना होगा, लेकिन एवरेस्ट पे ट्रैफिक जाम बहुत कम सुनने को मिलता है। लेकिन वाकई में एवरेस्ट पे भी करीब 400-400 लोग एक साथ उस पर्टिकुलर 3-4 फुट के उस गैप में इकट्ठा हो जाते हैं।
और कई कई बार ये भी होता है कि वहाँ से सीधा कैंप 2 दिखता है। अगर एक गलती की तो कैंप 2, दूसरी गलती की तो बिना पासपोर्ट वीजा चाइना, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा नीचे गिरता है आदमी। मैं और मेरा शेरपा हिलेरी स्टेप पे खड़े हैं साउथ समिट पे। मेरे शेरपा ने एक बार फिर मुझे बोला कि अरुणिमा वापस चल, जिंदगी रही दोबारा ट्राई करना। आप अपने गोल के इतने करीब हैं कि अगर बस बहुत ज़्यादा दूर नहीं, मेन पीक दिखता है। अगर अच्छा धूप अच्छी है तो मेन पीक दिखती है। धूप अच्छी थी, लोग अपना अपना फ्लैग लगा रहे थे दूसरे दूसरे कंट्री का। मैं यहाँ हूँ, आपका कोई भी साथी हो, कोई आपसे ये बोले, मेरी जगह पे शायद आप भी होते तो यही करते। मुझे बोल रहा है कि अरुणिमा वापस चल, जिंदगी रही दोबारा ट्राई करना। मैंने पूछा क्यों, सामने एवरेस्ट दिख रहा है, आप कह रहे वापस चल। मुझे लगा सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरा यही है जो नहीं चाहता मैं एवरेस्ट सबमिट करूं। मैंने कहा क्यों, तेरा ऑक्सीजन 2 घंटे पहले मेरा ऑक्सीजन ब्लिंक, किसी का भी ऑक्सीजन ब्लिंक करने लगता है कि आप सेफ में चले जाएं, अन्यथा आपका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। उसने बोला तेरा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, जिंदगी रही दोबारा ट्राई करना। मैंने कहा आप कह रहे दोबारा ट्राई करना, जिंदगी तो मेरी एवरेस्ट है, आप दोबारा की बात कर रहे हैं। मास्क को नीचे उतार के, आपको बताऊं, मास्क को ऐसे नीचे उतार के पैरों को एक जगह पे खड़े होके मूव कर रहे थे, ऐसे ऐसे के पैरों को मूव, क्योंकि पैर जमने लगते हैं अगर एक जगह खड़े हो गए। एक ही जगह पे ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे पैरों। ये मुझे अच्छा है, कभी कभी एक पैर लोहे का होने का भी फायदा मिलता, क्या कि कोई ठंड नहीं लगती, ठंड बिल्कुल नहीं लगती उसमें। तो मैं एक ही पैर आराम से मूव कर रही थी, एक ही जगह पे खड़े होकर पैर को मूव करते हो, लड़ाई कर रहे थे। वो बोलता नीचे चल, मैंने बोला नहीं, मुझे समिट के लिए जाना था। कभी कभी लाइफ में ऐसे पल आते हैं कि जो हमारे आसपास कोई और नहीं होता फैसला लेने वाला, कोई भी नहीं होता है। मैं जब इस जर्नी के लिए निकल रही तो मेरी माँ ने और बछेंद्री मैम ने मुझे बोला था कि अरुणिमा जब तुझे एवरेस्ट की जर्नी में लगे कि शायद तुझसे समिट नहीं होगा, तू जहाँ पर भी होना वहाँ पर खड़े होकर हल्का सा पीछे मुड़कर देखना और ये सोचना एक एक कदम चल के तो यहाँ तक पहुँची है, और अपना सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना, देखना कुछ देर बाद तू अपने टॉप पर होगी, अपने टॉप पर होगी। और आपके साथ भी शायद होता होगा, हाई एल्टीट्यूड पे या फिर हाई प्रेशर पे, हाई एल्टीट्यूड पे या फिर हाई प्रेशर पे आदमी इरिटेट होता, परेशान होता, चिल्लाता है। फैमिली पे या फिर अपने कंपनीज में कहीं पर भी चिल्लाता, परेशान होता है। सेम माउंटेन में है, जितना, क्योंकि ऑक्सीजन होता नहीं है, जितना प्रेशर माइंड पे आता उतना हम इरिटेट होते हैं। मैं भी इरिटेट हो रही थी क्योंकि शेरपा मुझे बार बार बोल रहा था वापस चल वापस चल। लास्ट में मैंने उसको इरिटेट होके बोला कि ठीक है, तू जाना चाहता तो जा, नहीं जाना चाहता मत जा, मेरे पास इतना ऑक्सीजन है कि मैं अपने देश का तिरंगा लगाऊं, रिकॉर्ड इंडिया के नाम ला पाऊं। सिर्फ इतना बोलकर लोगों के फुटप्रिंट्स बने हुए थे। स्नो में फुटप्रिंट्स बन जाते हैं, लोगों के फुटप्रिंट्स बने हुए थे। मैंने उस फुटप्रिंट्स को फॉलो किया, 10-20 कदम चली। मुझे पता था ये आएगा जरूर, लेकिन पहला कदम तो सिर्फ आपको लेना है। मैंने वो पहला कदम बढ़ा दिया था। शेरपा मुझे पीछे चिल्लाता हो, ये मरेगी, मुझे भी मरवाएगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए मुझे सुनाई सब दे रहा था, ऐसा नहीं मुझे सुनाई सब दे रहा था, दिखाई मुझे सिर्फ समिट दे रहा था, सिर्फ समिट, बाकी कुछ नहीं। ऐसे सिर्फ समिट मुझे दिखाई दे रहा था और मुझे पता था आएगा जरूर ये, लेकिन पहला स्टेप सिर्फ आपको लेना होता। पूरी दुनिया आपके साथ आ जाती है, लेकिन सिर्फ पहला स्टेप। मैं आगे बढ़ी हूँ। मैं करीब 2 घंटे बाद दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक 8,848 मीटर की हाइट पे मैं दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक एवरेस्ट पर थी। वो पल करीब 6 से 7 मिनट मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल पल है, सबसे अनमोल पल। दोनों हाथ ऊपर करके मेरा मन कर रहा था कि इतनी जोर से चिल्लाऊं कि मैं सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते महिला विकलांग, जो ये लोग सोचते हैं महिला विकलांग, मिडिल क्लास फैमिली, जो लोग ये सोचते जिंदगी में एक बार कोई काम किया और फेल हुए दोबारा ट्राई नहीं करते। मास्क नीचे करके मैंने चिल्लाने की कोशिश की। शेरपा मुझे बोला अरुणिमा क्या है, माउंटेन में चिल्लाया नहीं। जब मैंने कहा तू नहीं समझेगा, थोड़ी देर चिल्ला लेने दे। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही थी अपना नेशनल फ्लैग के प्रति। जब आप कहीं सी लेवल पे होते हैं शायद वो फीलिंग्स नहीं आती है, शायद जब आप कहीं बाहर होते हैं तो अपने उस तिरंगे के प्रति, उस कलर्स के प्रति अलग ही फीलिंग्स आती है।
कुछ लोग तिब्बत साइड से आकर अपना अपना फ्लैग लगा रहे थे, कुछ लोग चाइना साइड से अपना अपना फ्लैग लगा। मैं साउथ साइड नेपाल साइड से मैंने सबमिट किया था, दोनों फ्लैग लगा रही थी वो लोग अपना अपना। मुझे ये दिमाग में आ रहा था कि मैं खड़ी होकर अपने फ्लैग को सबसे ऊपर कर दूं। खड़ी होकर मैं करती थी भी, लेकिन मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं बची थी, मैं बार बार नीचे गिर जाता। शेरपा ने बोला हो गया अरुणिमा चल नीचे, फ्लैग लग गया। सबसे पहले थैंक यू थैंक यू। शुरू करें? बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए आप सब। शेरपा ने मुझे मैंने सबसे पहले थैंक्स पता है किसको बोला? जब मैंने सबमिट किया सबसे पहले ऐसे हाथ जोड़ के स्वामी विवेकानंद जी मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं, मैंने उनकी फोटोज लगाई और सबसे पहले थैंक्स उन लोगों को बोला जिन जिन लोगों ने मेरी आलोचना की थी। कि सबसे बड़े आलोचक जो मेरे थे वही तो मेरे साथी थे। शायद अगर वो मेरी आलोचना नहीं करते, शायद मेरे अंदर का वो आग ही नहीं जाग पाता। वो आग अगर निकला है तो सिर्फ मेरे आलोचकों की वजह से। तो सबसे पहले मैंने थैंक्स उन लोगों को बोला, और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, जाहिर सी बात उनको थैंक्स बनता ही था। जब मैं इस पीक के लिए निकल रही थी तो उस पल समेटने के लिए मेरे दिमाग में पहले से तक उस पल को जरूर समेट, उसके लिए मैं करीब 3-4 पेयर डिस्पोजल कैमरा बैटरीज अपने डाउन सूट पे मैं रख के लेके गई थी। जब मैंने कैमराज और बैटरी टॉप पर निकालना शुरू किया जेब से अपने, शेरपा बोल रहा अब मुझे समझ में आया कि तू क्यों इतना धीरे चल रही थी, तेरे पास तो इतना भारी वेट, करीब 1 किलो का वेट तो यही है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है फोटोज निकाल लो। बोल रहा तेरा ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो सकता है अरुणिमा, तुझे फोटोज निकालने की सूझ रही है। मैंने कहा प्लीज फोटोज निकाल लो। अच्छा फोटो तो उसने निकाल लिया, बात तो तब बिगड़ गई जब मैंने उसको वीडियो बनाने को बोला। वो इतने गुस्से में था, उसके हाथ में कैमरा, उसने वहीं पटका और मुड़ के जाने लगा। मैंने हाथ पकड़ा, खींचा, बोला प्लीज वीडियो बनाओ। शायद आप भी सोच रहे कि अरुणिमा समिट तक ठीक था, इंडिया का फ्लैग लगाने तक वो भी ठीक था, फोटोज खिंचवाने तक भी ठीक था, लेकिन वीडियो क्यों? ये तो सीधा सुसाइड है। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है तो वीडियो क्यों? पता वो वीडियो मैंने क्यों बनाया? हम माउंटेनियर जब भी किसी पीक को लेते हैं तो सबसे पहले उस पीक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जितना उस पीक के बारे में जानते हैं उतना आसान हो जाता है उस पीक को समिट करने में। मुझे पता था जितना ऑक्सीजन मेरे पास है उतने में मैं वापस कैंप 4 नहीं पहुंच सकती, चाहे मैं 8,848 मीटर की हाइट पे रहूं या मैं कैंप 4 जाने की कोशिश करूं, दोनों शर्तों में मरना तय है। इस बात को मैंने और मेरे शेरपा ने एक्सेप्ट कर लिया था और हमारा माइंड जो वो एक्सेप्ट कर लिया था। फिर भी शेरपा ने, जब मैंने कैमरा उठाया, वीडियो मूव किया और पकड़ाया, बोला कि वीडियो बनाओ। वो 1 से 2 मिनट की वीडियो है, सिर्फ मैंने उस वीडियो में इतना बोला है। शेरपा से बोला अगर मैं ये जिंदा नहीं जाती, क्योंकि मुझे पता था उतने ऑक्सीजन में वापस नहीं जा सकती, मैंने बोला अगर मैं जिंदा नहीं जाती, इस वीडियो के जरिए मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ और ये वीडियो मेरे भारत पहुंचा देना पूरे यूथ तक चला जाएगा। और उस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना बोला है, कि आज ऐसी हालात होने के बाद भी अगर मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे आ सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? जरूरत सिर्फ एक सोच, गोल और फोकस, इतना फोकस कि ऊपर वाला भी देने पे मजबूर हो जाए, अलग से कुछ भी नहीं। 11 अप्रैल को मेरा एक्सीडेंट हुआ था और आज 21 मई 2013 पे मैं दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक पे हूँ। कैसे? सिर्फ 2 साल के अंदर। कैसे? लोगों को लगता है और एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि प्रोस्थेटिक लेग पे चलना और सीखना लोगों को 3 से 4 साल 5 साल लग जाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, मैं उसी एम्स में सिर्फ 2 दिन में चली थी और सब दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक 2 साल के अंदर। कैसे? लोगों को लगता है कि अरुणिमा ने अपने इस मिशन को, अपने इस गोल को अपने पैरों से क्लाइम किया। जो सच था कि जो मेरा गोल था, जो मेरा मिशन था, मैंने अपने पैरों से क्लाइम ही नहीं किया था। जो मेरा गोल था, जो मेरा मिशन था, मैंने अपने दिल से और दिमाग से किया था। कोई भी गोल
कोई भी गोल जब आप अपने दिल और दिमाग से करते हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। और ये मेरी कोई किताब की बातें नहीं हैं, ये मेरी कोई किताब की बातें नहीं, मेरा एक एक पल का अपना एक्सपीरियंस है। खैर सबमिट हुआ, फटाफट नीचे भागना शुरू किया। 10:55 सुबह के 10:55 पे मैंने एवरेस्ट सबमिट किया था। 11 बजे के बाद कोई अटैम्प्ट करता है तो उसको सुसाइड अटैक बोलते हैं। 10:55 6 से 7 मिनट में टॉप पर थी, नीचे भागना शुरू किया। जिस चीज़ का मुझे और मेरे शेरपा को डर था, थोड़ी देर बाद वही हुआ। वाइट चादर यानी कि वाइट स्नो पे मैं इससे नीचे गिर गई। स्नो था, जो स्नो में अपना मुंह दबा के मैं सांस लेने की कोशिश कर रही थी, जो मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म। मैं स्नो में से मुंह दबा के मैं सांस लेने की कोशिश करी कि वो तड़प जो हो रही थी मुझे, वो तड़प खत्म हो जाए। इतना ही नहीं, मैं शेरपा का ऑक्सीजन छीनने की कोशिश कर रही थी कि तू दे दे। इतना ही नहीं, नीचे भागने की कोशिश कर रही हूँ ऐसे हाथों पे, मैं नीचे बैठी दोनों हाथों पे से प्रेस करके चलने की, लेकिन कितनी देर तक, बिल्कुल चल नहीं सकती थी। उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा, उसके पास 2 ऑक्सीजन सिलेंडर, जनरली सबके पास 2 होता है, एक जाने को एक वापस आने को। मैंने दोनों लगा दिए थे जाते वक्त। उसने एक को ड्रॉप किया क्योंकि वेदर खराब हो चुका था। 250-300 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलती है। उसने एक को फेंका, वापस जाना शुरू किया। मेरे शेरपा ने, जो लाइफ में इंपॉर्टेंस लोगों में से एक, वो नीचे थोड़ी दूर नीचे उतरा और हाथों से वेट किया। वो ऑक्सीजन ला के मुझे लगाया और बोला, अरुणिमा तू बहुत लकी है, भगवान भी चाहता है कि तू जिंदा रहे। मैं आप लोगों की भावनाओं, यहाँ पर बैठे मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती, लेकिन जब वो मुझे बोल रहा था कि अरुणिमा तू बहुत लकी है, भगवान भी चाहता है, तू बहुत किस्मत, भाग्य, बला बला सब कहे जा रहा था, मेरे चुप रहने के 2 रीज़न थे। एक तो मेरे पास ताकत नहीं थी कि मैं बोल पाऊँ, दूसरा डर था कि अगर मैं बोलूँगी तो एक थप्पड़ खींच के मुझे मार देगा, क्योंकि बहुत गुस्से में था वो, इरिटेट हो रहा था मेरी वजह से, क्योंकि मैं लेट थी, टॉप पे मैंने बात नहीं मानी थी, तो बहुत गुस्से में था उससे। मैंने उसको लास्ट नहीं मान रहा था तो चुप थी। मेरे 2 रीज़न थे चुप रहने के, लेकिन फिर मेरा दिमाग नहीं मान रहा था। दिमाग में चल रहा था कि क्या बार बार ये लक, भाग्य, किस्मत बोले जा रहा है। मैं यहाँ पर बैठे किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती, लेकिन अगर मेरी बात करें, न मैं लक, न भाग्य, न किस्मत, मैं तीनों पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है लक भी उसी का साथ देता जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा है तो आप परिस्थितियों को मोड़ देते हैं, आप परिस्थितियों को मोड़ सकते हैं। भाग्य ने मेरे तो लिख दिया था कि जा अरुणिमा व्हील चेयर पे आ जा, बैसाखी पे आ जा, या फिर कैलिपर, बैसाखी बोलते हैं ना, बैसाखी को पकड़ ले और पूरा जीवन बिता दे। लेकिन मुझे वो व्हील चेयर बैसाखी पसंद ही नहीं था, मैंने उसे उठा के किनारे कर दिया। भाग्य ने मेरा परिवार आराम से खिला लेता, मेरे पास बहुत अच्छा बहाना था कि मैं पूरे जीवन वो बहाने के साथ में लेकर के जी सकती थी। लेकिन क्या कभी कविता मैडम या फिर आपके साथ डेट विथ डेस्टिनी के साथ कभी आपके साथ बैठ पाती, या फिर आपके साथ आ पाती? शायद कभी आ पाती, कभी नहीं। ये मान के चलिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हम अपने भाग्य के लेखक होते हैं, जैसा चाहे अपने भाग्य को लिख सकते। यकीन मानिए मुझे एवरेस्ट पे एकदम क्लियर हो गया कि सही कहा है उन्होंने। एवरेस्ट पे एकदम क्लियर हो गया, हम अपने भाग्य के लेखक होते हैं। आपको वो 20 बाई 20 के कमरे का व्हील चेयर चाहिए था, या फिर दुनिया का सबसे टॉलेस्ट पीक आप पर है? मुझे वो चाहिए था, मैंने वो किया। खैर जो भी था, भाग्य, लक, किस्मत, मुझे ऑक्सीजन मिला, नीचे भागना शुरू किया। एवरेस्ट पे चैलेंजेस ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आते वक्त होते हैं, क्योंकि जाते वक्त आपके पास पूरा जोश होता है, ऑक्सीजन होता है, खाना और पानी, चॉकलेट्स भी रहते हैं। आते वक्त कुछ नहीं बचता, ना ही बॉडी में जान बचती है, ना ही कुछ खाना पानी, कुछ भी नहीं बचता है। और इवन 2 चीज़ें और भी एवरेस्ट पे आती हैं, एक कॉन्फिडेंस, एक ओवर कॉन्फिडेंस। जब आप अचीव करते हैं तो आप बड़े से बड़े माउंटेनियर आप हो, 7 कॉन्टिनेंट सबमिट करने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप छोटा पीक सबमिट के लिए जाते हैं, उसके बाद इनको सबमिट करने के बाद जब ये सबमिट करने आप जाते हैं, तो हमेशा आपका सिर नीचे होगा। माउंटेन्स का अपना डिसिप्लिन है, रूल्स है उसका कि कितने बड़े सबमिटर हों, फर्क नहीं पड़ता। जब आप छोटा माउंटेन सबमिट करने जाएंगे तब भी आपका सिर नीचे होगा। अगर आपको ये लगे कि नहीं, आई एम अचीवर, या फिर बला बला समथिंग कुछ हो गया हूँ, माउंटेन्स आपको उठाएगा, आप जहाँ से आए थे वहीं उठाकर फेंक देगा, वहीं पे उठा के फेंक देगा। अगर आपका सिर नीचे है तो आपको अपने आप
ऊंचाइयां चढ़ते, एक एक स्टेप बाय स्टेप लेकर आप ऊंचाइयों को पालेंगे। माउंटेन से सीखने को हमें मिला ये सब चीज़ें। नीचे आ रही थी, खुश थी कि देश के लिए कुछ किया। शेयर किससे करें, शेरपा मुझसे 20 फीट आगे है, जगह जगह डेड बॉडीज, बस नीचे भागना है। अचानक मेरा आर्टिफिशियल पैर निकल गया। -60 डिग्री से भी ज़्यादा एवरेस्ट पे टेम्परेचर डाउन हो जाते हैं। पैर निकल गया है, आर्टिफिशियल पैर निकल गया है। मैं नीचे ऐसे, मेरा अगर मैं उठा लूँ पैर तो मेरा स्टेप आर्टिफिशियल पैर लुढ़क के नीचे गिर जाएगा। अभी लोअर में है, लगा हुआ है। शेरपा सामने है कि मैं उसको बोल नहीं पा रही हूँ कि रुक जाए, क्योंकि बड़े माउंटेन में शेरपास लोग लास्ट मोमेंट तक बोलते हैं क्लाइंबर को कि रुक जा, नहीं तो अगर आपको नहीं चल पा रहे तो शेरपा आपको छोड़ के चला जाता है, आप नहीं चल पाए तो आप खत्म। मैं इस डर के नाते शेरपा को नहीं बता पा रही थी। मेरे आंखों से आंसू आ रहा था, मास्क कहते था, आंसू आते आते जम जा रहा था। मेरे नाखून और मांस ये सब फट गए थे, यहाँ सबसे ब्लड आ रहा था। मैं रो रही, ऐसे आंसू निकल रहा है। मुझे लगा कि क्या है, एक तो दिमाग में माउंटेन, पैर काट लिया, फिर दिमाग में माउंटेन, आज एवरेस्ट सबमिट भी कर लिया, तो आप क्या चाहते हैं मैं जिंदा वापस ना जाऊं? दूसरे पल जब मुझे लगा कि रोने धोने से कुछ नहीं, कि मतलब कुछ तो मूव करो, परिस्थितियां कितनी भी खराब हों, लेकिन कुछ मूवमेंट आपका ज़रूरी होता है। मैं मास्क को नीचे किया, इस हाथ से जो मेरा हाथ मुड़ नहीं रहा था दूसरे हाथ से मोड़ दिया, झुक के रोप को पकड़ा, इस हाथ से झुक के अपने आर्टिफिशियल पैर को, और पैर को घसीट घसीट के चलना शुरू किया। थोड़ी दूर बाद रॉकी एरिया तक उसके अंदर घुसी, पैर को निकाला, रब किया, पूरा कट जाता स्टंप मेरा जब मैं बहुत ज़्यादा माउंटेनिंग करती हूँ। और पैर को पहना, शेरपा सामने खड़ा, बोला अरुणिमा तेरा पैर तो पूरा कट गया, चलेगी कैसे? जब हम अचीव कर चुके होते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। इन दौरान यानी कि अचीवमेंट्स के शुरू से लेकर आखिरी तक जितना भी आप स्ट्रगल किए होते सब भूल जाता है। उस समय एक मरहम का काम करता है। मैं भूल चुकी, मैंने कहा नहीं, मुझे सामने दिखते रहना, मैं सबमिट कर लूँगी। वापस मैं और मेरा शेरपा, जब हेडलाइट थी खत्म, अंधेरा हो चुका, चल नहीं पा रहे, क्रेवासेस कहाँ है कुछ पता नहीं है। आपने शाहरुख खान का वो डायलॉग सुना होगा, पूरी कायनात लग जाती है, कुछ ऐसा है, वाकई में है ऐसा। हेडलाइट नहीं है, बैटरी खत्म हो चुकी। थोड़ी देर बाद मून लाइट आई। उस खूबसूरती को तो मैं शायद ही बता पाऊँ कि मून लाइट वाइट चादर पे यानी कि वाइट स्नो पे रिफ्लेक्ट होकर चमक रही थी, और उसमें हम वापस कैंप 4 पहुँचे हैं। जब कैंप 4 पहुँचे, मेरे ग्रुप के जो मेन लीडर थे वो सबमिट करके आ चुके थे। उनका सबसे पहला सवाल यही था, कोई बधाई नहीं, कोई शायद कोई भी लीडर यही करेगा, कोई बधाई नहीं, कोई कांग्रेट्स नहीं, सबसे पहला सवाल उनका यही था कि अरुणिमा इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या ज़रूरत थी? मैंने एक लाइन में बोला था, जिसने आज तक अपनी ज़िंदगी में रिस्क नहीं लिया, सबसे बड़ा रिस्क तो यही है। रिस्क ना लेना अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क होता है। गिरने तो आपकी आर्टिफिशियल सीढ़ियाँ इतनी, गिरने को तो आपकी ये आर्टिफिशियल सीढ़ियाँ इतनी शार्प होती हैं, गिरे और कहानी ख़त्म। अब आपको वो चाहिए या फिर ये, सिर्फ आप पर है। खैर मैं एवरेस्ट सबमिट करके नीचे कैंप 4 पहुंच चुकी थी। वो एवरेस्ट सबमिट करना कोई बड़ी बात नहीं, जिसके पास भी जुनून करेज होगा वो एवरेस्ट सबमिट करेगा। बात करें आम आदमी की, हम सब की, क्योंकि हर इंसान का अपना एक अलग एवरेस्ट होता है। आप समझ लीजिए, जिस दिन आपको, जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स, जिम्मेदारियां चरम सीमा पे आ जाए, जब आपके मन से, आपके दिल से आह निकलना शुरू हो जाए, तब आप समझ लीजिए ऊपर वाला आपके लिए सुनहरा सवेरा लिख चुका है। बस एक काली रात की देर है, तो जिस काली रात को पार कर जाता है वो सुनहरे सवेरे में पहुंच जाता है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी बहुत अच्छा खिलाड़ी भी जीरो पे आउट हो जाता है। बहुत अच्छा खिलाड़ी जो होता है वो भी जीरो पे आउट हो जाता है। ये याद रखिए कभी कभी कि जब आप अगर जीरो पे आउट हो जाए तो होपलेस कभी ना हो। मैं भी बहुत बार गिरी हूँ, बहुत बार उठी हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं कि मैंने देखा अपनी ज़िंदगी की, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, प्रतिभा और प्रतिभा की कमी से नहीं वो हारते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मैदान में उतरने से पहले मन से हार जाते हैं, तो उनकी जीत तो पहले से एकदम खत्म हो जाती है। तो वो चीज़ ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इन सब को पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। छाता होता कभी बारिश की पानी को नहीं रोक सकता है, लेकिन जब बारिश होती है उस छाते को हम ऐसे पकड़ते हैं और पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ में बारिश में उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमें भरोसा होता है कि वो छाता कभी भीगने नहीं देगा, कभी भीगने नहीं देगा। उसी तरीके आपका अपना आत्मविश्वास होता है
कि सफलता की पूरी गारंटी तो नहीं दे देता, लेकिन उसमें आने वाले थपेड़ों के से लड़ने की ताकत जरूर दे देता। वो आपका अपना आत्मविश्वास होता है। और इंडिया वापस आई मैं, यूथ बहुत तेजी से जुड़ रहा था। ऐसे पब्लिकली बोलना नहीं सही है, लेकिन मैं बताऊं, मैंने एवरेस्ट सिर्फ अपने लिए किया था। जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था वो लूज हो चुका था, तब मैंने तय किया एवरेस्ट करना है। एवरेस्ट किया, यूथ बहुत तेजी से जुड़ रहा था, लोग इंस्पायर हो, तब मैंने तय किया जो ये चैन है रुकने नहीं देना है, जैसे आपका चैन रुकने नहीं देना है। और मैंने ये चैन अपना रुकने नहीं दिया। एशिया एवरेस्ट, किलिमंजारो अफ्रीका, यूरोप माउंट एल्ब्रुस, ऑस्ट्रेलिया माउंट केजास्को, साउथ अमेरिका माउंट अकांका गोवा, कास्टिन पिरामिड इंडोनेशिया और माउंट विंसन अंटार्कटिका। ये अभी मैंने रिसेंटली 1 जनवरी को अंटार्कटिका समिट किया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका फ्लैग ऑफ किया था। वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 हाईएस्ट पीक, जो मेरा ड्रीम था वो मैंने किया। अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है। तो आप तैयार हैं? तैयार हैं? तो अब आपकी बारी है। और दूसरा, अभी हमारे सर बता ही रहे थे कि क्योनेट, कहीं ना कहीं मैं भी उस परिवार का हिस्सा ही हूं, आपकी ब्रांड एम्बेसडर। और थैंक यू। मुझे इस पीक के लिए अंटार्कटिका जो माउंट विंसन पीक था, उसके लिए स्पॉन्सर भी क्योनेट ने ही किया था। थैंक यू। मेरी 4 लाइन की फेवरेट पंक्ति मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट है वो। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। कुछ करिए नस नस मेरी खोले।